नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया स्वयं को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने परमात्म स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिसकी शरण ग्रहण नहीं की निज परमात्म स्वरूप की महिमा को नहीं जाना उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए 2 मिनट आंख बंद कर लीजिए। उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाइए। बहुत गहराई में अपने लक्ष्य को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। ऐसी लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, सजगता, पूर्ण समर्पण के साथ प्रसन्नता से आंखें खोल सकते हैं और परावर्तना के लिए तैनात हो सकते हैं। मिरर नाउ के अभी तक के जितने सेशंस हुए और उसमें स्वरूप अभ्यास के जब से सेशन प्रारंभ किए तब से लेकर के अब तक के जितने भी आपने पॉइंट सुने, जाने, समझे, प्रयोग किए, अंदर गोलन किया, चिंतन मनन किया, तो बहुत कहना होगा कि बहुत कुछ अंदर में अपने आप को अपने बदलाव महसूस किया होगा। बहुत बदलाव यानी बाहर का बदलाव नहीं, मानसिक सोच का परिवर्तन। और इसी के तले अभी हमने पिछले स्वरूप अभ्यास में आंख की उपमा के द्वारा जो हमने 6 पॉइंट्स सुने, इन 6 पॉइंट्स की आज केवल बहुत सिंपल ढंग से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रयोग नहीं है। इसमें केवल सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको सेंटेंस की चेकिंग करनी है। ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है, और उसके साथ ही आपने उसको करेक्ट भी करना है। करेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, यानी चेक एंड करेक्ट दोनों करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक समय की अवस्था का नाम जानना है। मैंने सब रीता। नहीं, अच्छा रीटा जी, आप क्या कहना चाह रहे, क्या है? एक अवस्था का, एक समय की अवस्था का नाम तो पर्याय होगा मैम। अच्छा, तो ये राइट है कि wrong? तो ये सेंटेंस क्या है फिर? ये रॉन्ग है। रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। और इसका एक समय की अवस्था का नाम जो है वो पर्याय है, क्योंकि आत्मा की केवल एक पर्याय की बात हम नहीं कर रहे हैं। कितनी पर्याय आत्मा की? अनंत पर्याय, क्योंकि जितने आत्मा के गुण हैं उतनी आत्मा की क्या है? पर्याय है। एक एक गुण की एक एक पर्याय एक एक समय के लिए, एक एक समय की। लेकिन ऐसे अनंत गुण हैं तो अनंत पर्याय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर गुण की पर्याय होती है और हर गुण की पर्याय एक समय की ही होती है। और ज्ञान की अवस्था जो है, ज्ञान की जो पर्याय है उसका नाम क्या है? जानना है। यानी ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मैं जब तक सिद्धालय न जाऊं तब तक जानने रूप टिक कर रहूंगा। तुषार भाई, हाँ जी, ट्राई करिए। मैं जब तक सिद्धालय न जाऊं तब तक जानने रूप टिक कर रहूंगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है मैडम। बहुत सुंदर। हाँ जी तुषार भाई। गलत है सर। हाँ, गलत है। मैं इज इक्वल टू आत्मा, और आत्मा को सिद्धालय जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर है। इन शॉर्ट में दिया उत्तर, बहुत सुंदर। मैं जब तक सिद्धालय न जाऊं तब तक जानने रूप टिक कर रहूंगा, यानी आपने बहुत अच्छे से बात को समझा है कि अनंत काल तक मैं टिक कर रहने वाला हूँ। ये तो आपने जाना कि आत्मा के स्वरूप के अनंत काल तक, चाहे सिद्धालय जाऊं न जाऊं, सिद्धालय जाने के बाद भी मैं अनंत काल तक टिक कर रहूंगा, क्योंकि स्वरूप ऐसा है जो एवरी टाइम है। 3 शब्द बताए थे, एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरीवन। सबको है, सबका ये स्वभाव है। यानी बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा है, ये हमें विश्वास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, मैं ध्रुव हूं एवं मेरा कार्य अध्रुव है। मैं ध्रुव हूं एवं मेरा कार्य अध्रुव है।
जिन्होंने अभी तक उत्तर ना दिया हो वो कोशिश करेंगे। रेणु बोल रही हूँ जी, अम्बाला से। हाँ जी बोलिए। रेणु जी बोलिए। हाँ जी, दरअसल मैं तो ध्रुव तत्व ही हूँ। ठीक है। और मेरा जो कार्य है वो भी ध्रुव ही है, जानना 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 मात्र। अब इसमें रेणु जी, एवं मेरा कार्य अध्रुव है। अध्रुव ही है। हाँ, मेरा कार्य जो है वो ध्रुव नहीं है, मेरा कार्य अध्रुव है। हाँ रेणु जी, क्योंकि मैं ध्रुव हूँ एवं मेरा कार्य जो है वो अध्रुव है। एक एक समय में वो क्या हो रहा है, पलट रहा है, एक एक समय में वो पलट रहा है। वो बात और है कि वो कायम टिक के रहता है, वो तो ध्रुव तत्व ही है ना, वो ध्रुव तत्व ही है। यानी ध्रुव तत्व कायम रह करके पलटता है, ये उसकी विशेषता है। यानी कार्य उसका अध्रुव है। राइट है। बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4, जब मैं पलटता हूँ तब मैं अध्रुव हो जाता हूँ। जब मैं पलटता हूँ तब मैं अध्रुव हो जाता हूँ। महाराज जी मैं बताऊं, कोशिश महाराज जी करो। हाँ चलिए कोशिश करिए, बोलिए। महाराज जी ये गलत है, फॉल्स है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी अध्रुव नहीं हो सकता, मैं सदा काल से ध्रुव ही हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी जब मैं पलटता हूँ तब मैं अध्रुव हो जाता हूँ, नहीं, तब भी मैं क्या हूँ, कायम। यानी जब मैं पलटता हूँ तब भी मैं कायम टिक करके जो मैं पलटता हूँ, यानी यही मेरी विशेषता है, यही इसकी विशेषता है कि कायम रह करके पलटता है और पलट पलट करके भी जो कायम टिक के रहता है, यही उसकी विशेषता है। और इसलिए आप सबको ये बात क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5। महाराज साहब एक प्रश्न है। हाँ जी पूछिए। महाराज साहब यहाँ पलटने का अर्थ क्या हुआ जब मैं पलटता हूँ? पर्याय, अवस्था। अच्छा, एक सत्ता और एक अवस्था है ना रेणु जी। एक सत्ता है और एक अवस्था है। सत्ता कायम है और अवस्था पलट रही है। अवस्था यानी पर्याय, है ना। अच्छा, मतलब वो सेकंड क्वेश्चन में भी जब ये था कि मेरा कार्य अध्रुव है तो कार्य तो जानना है, जानना तो वैसा का वैसा ही है। नहीं, जानना जो कार्य है ना, मेरा कार्य अध्रुव है, यानी वो कार्य जो है वो पलट ही रहा है ना, एक एक समय के अंदर ही जो है एक समय की पर्याय चली गई। मतलब वो निरंतर है, निरंतर होना अलग बात है। जो कार्य है वो निरंतर हो रहा है, पर वो एक एक समय का है ना, इसलिए उसको अध्रुव बोला है, इसलिए उसको अवस्था बोला है। उस अपेक्षा हाँ, जानना तो उसका ध्रुव है, परंतु जो एक एक समय पलट रहा है ना, वरना तो फिर द्रव्य और पर्याय में ऐसा अंतर नहीं समझ आएगा। तो एक समय की अवस्था का नाम पर्याय है, तो ज्ञान गुण की एक समय की अवस्था जानना है। तो जानना निरंतर हो रहा है, परंतु वो निरंतरता कैसी हो रही, एक एक समय की है, एक एक समय पलटने की है, इसलिए। ओके, हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ज्ञान में मैं ही विद्यमान हूँ। वर्तमान ज्ञान में मैं ही विद्यमान हूँ। महाराज साहब मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ जी, ट्राई करता हूँ महाराज। हाँ प्रणाम महाराज साहब। हाँ जी, हाँ जी। वर्तमान ये क्वेश्चन ये करेक्ट है जी। वर्तमान ज्ञान में मैं विद्यमान हूँ पर मैं उस पर्यंत नहीं। बहुत सुंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं उसे नहीं जानता इसलिए मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। थोड़ा सा 10 सेकंड लीजिए चिंतन करने के लिए। मैं उसे नहीं जानता इसलिए मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। पिंकी जी बताओ। महाराज जी मैं उसे जानता हूँ, मैं हमेशा के लिए उसको जानता हूँ, बट उसको इग्नोर करता हूँ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मेरा मतलब ये वाक्य आपको राइट लग रहा है कि रॉन्ग लग रहा है, पहले ये सोचो। मैं बताऊं महाराज साहब? हाँ, अनिल जी का चांस हुआ, कल्पना जी का हाथ खड़ा था। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है? महाराज जी मैं उसे महाराज जी मतलब हाँ
कितना बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं उसे नहीं राइट या रॉन्ग? अधिकार नहीं हो सकता। राइट है महाराज जी। अच्छा, राइट लग रहा है आपको ये? क्यों राइट लग रहा है आपको ये? महाराज जी, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि मेरे तो सिर्फ काम जानना है। तो ये तो आप नहीं जान रहे हो ना, महाराज जी ने वाक्य बनाया है, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, इसलिए रॉन्ग। अच्छा, हाँ हाँ, और मेरा काम सिर्फ जानना है, ज्ञाता दृष्टा हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी, नंदिता जी बताइए। महाराज जी, मैं तो हर एक चीज जानता हूँ, क्योंकि मैं तो त्रैकालिक हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान अपने में ही रमता है। तो मेरा कोई किसी भी चीज पे सिवाय अपनी आत्मा पे कुछ भी चीज पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक बात है। और इससे अलावा किसी ने बोलना था? शिल्पी। हाँ जी। महाराज साहब, नहीं जानना और जानने की इच्छा वो मोहनीय करो के अच्छा से हुई, तो यहाँ पे ये जानना पर्याय को नहीं काउंट करा हुआ। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं जानता, तो नहीं जानने की इच्छा हुई जैसे। अच्छा। और जो स्वरूप चिंतन के अकॉर्डिंग की जो नहीं जानना भी तो मेरे जानने में आ रहा है। हाँ, नहीं जानना भी आपके जानने में आ रहा है, इसका मतलब आप उसके जान रहे हो, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, जो पर्याय है, तो क्योंकि वो जानने में आ रहा है, तो इसलिए मेरा किसी उस पर अधिकार। हाँ, क्योंकि जिसे मैं नहीं जानता उसे भी मैं जान रहा हूँ ना, कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता इट मीन्स जान रहा हूँ। मैं नहीं जानता इस रूप में भी जानना है, और मैं जानता हूँ इस रूप में भी जानना है, और दोनों ही जानना होने से किसी पे भी अधिकार नहीं है। अनिल जी ने इसके अतिरिक्त कुछ बोलना था? अनिल जी। हाँ जी, वैसे तो यही है महाराज साहब। हाँ, पर इसमें यही है कि मेरा काम मैं यानी आत्मा यानी ज्ञान, मेरा काम सिर्फ जानना है। ठीक है। मैं नहीं जानता, ये भी मैं जान रहा हूँ। हाँ। और क्योंकि इसमें पॉइंट नंबर 6 एप्लीकेबल होगा। मैं जिसको जान रहा हूँ, आप जिसको देख रही है, उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। पॉइंट नंबर 6 आपने याद रखा हुआ है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। अब जो है, आंख की उपमा के बिना, आंख की उपमा का सहारा लिए बिना केवल मात्र स्वरूप की अभ्यास के 6 पॉइंट जो है बिल्कुल क्रम में होने चाहिए। हाँ, ऐसा कौन बता सकता है? आंख की उपमा के बिना 6 पॉइंट्स बताने हैं, बिल्कुल क्लियर कट और टू दी पॉइंट। और कोई जिन्हें नहीं आते वो भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुना तो सबने है। मैं बोलूं? हाँ जी, रंजना जी। हाँ, मैं ज्ञान हूँ, अखंड हूँ, मेरा मेरा आत्मा के साथ अवैध संबंध है, ज्ञान के साथ अवैध संबंध है, मेरे में किसी चीज का प्रवेश नहीं है, मैं किसी रूप नहीं हो जाता हूँ, मैं अखंड हूँ, और मैं सत्ता रूप हूँ, अद्रु हूँ, और मेरा किसी पर कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा ट्राई किया है। और महाराज जी को शायद और इस तरह से एकदम इन लाइन चाहिए 6 पॉइंट। और अब महाराज जी जिसका चुनाव करे। संदीप। हाँ, प्रणाम महाराज साहब। हाँ जी, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है। 6 पॉइंट पूछ रहे ना? हाँ, जितने पॉइंट याद हो बताओ, कोई बात नहीं। जैसे आप जैसे स्थिर है, वैसे ही मैं स्थिर हूँ। दूसरा पॉइंट, आंख जिसको भी देख रही हो जान रही है, आंख किसी में मेरी नहीं है। मैं भी सबसे भिन्न हूँ, शाश्वत हूँ। और तीसरा पॉइंट, चलो कोई नहीं, दो पॉइंट बताए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। हिम्मत की याद रखा, बहुत अच्छी बात है, इतना याद भी रखा। अब कौन बताएगा? नीलम जी। हाँ जी। पहला पॉइंट तो यही है कि मैं इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू मैं। ठीक है। तो मैं ज्ञान हूँ, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है महाराज जी कि मेरा ज्ञान के साथ मतलब मैं ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, और मैं कभी भी किसी भी चीज के साथ पलट नहीं सकता। और जो भी चीज मेरे जानने में आ रही है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं हो सकता।
ठीक। ये मतलब 6 पॉइंट था। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। अब एक साथ 6 पॉइंट निशा बताएगी इन लाइन पूरा। मध्यम मंगल महाराज जी। महाराज जी, पहला पॉइंट है मैं आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। दूसरा पॉइंट है ज्ञान जिसे जान रहा है वो उस वस्तु रूप नहीं हो जाता। तीसरा पॉइंट, जो वस्तु ज्ञान के जानने में आ रही है उसका उसमें ज्ञान में प्रवेश नहीं है। चौथा पॉइंट, मैं अखंड हूँ, अभेद हूँ। पांचवा पॉइंट, मैं नित्य रह के पलटता हूँ, मतलब द्रव्य नित्य है अपने आप में, पर पर्याय उसकी एक समय की अवस्था पलट रही है। और मैं पर्याय, पांचवा पॉइंट, मैं पर्याय पर्यंत नहीं हूँ। और छठा पॉइंट, ज्ञान जिसे जान रहा है उस पर उसका अधिकार नहीं हो जाता, वो उसका स्वामी नहीं बन जाता। ठीक है, ट्राई किया है सबने, बहुत अच्छा। इसी तरह से जिन्हें आता है वो तो हमें पता ही है, सब बताने वाले हैं, पर महाराज जी ने उन सबसे पूछ लिया है। और कुल मिला के अब ये हुआ, इतनी बार सुनने के बाद अब एकदम गहराई से बात की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे ही हम बोलते हैं आत्मा का स्वरूप, ऐसे याद आता है किसका स्वरूप? ज्ञान का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप बोलते ज्ञान का स्वरूप, और ज्ञान का स्वरूप बोलते किसका स्वरूप? मेरा स्वरूप। इस मेरे पे एक आनंद है। यदि आत्मा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर लगता है। जब आप ये बोलो कि ये मेरा स्वरूप हो रहा है, ये मेरी बात हो रही है, आप देखिए मेरी बात हो रही हो, उसमें कैसा इंटरेस्ट आता है। कभी सोच के देखो, 2 व्यक्ति आपके घर में कानाफूसी करते हो, 2 व्यक्ति कानाफूसी करते हो और आपको लगता मेरी बात हो रही होगी तो दीवार पे भी कान लगा के सुनते हैं या नहीं? क्योंकि मेरी बात हो तो कैसा इंटरेस्ट आता है। वो बात अलग है कि या मेरी यानी व्यक्तित्व वाला मेरा हो रहा है, परंतु यहाँ यदि अस्तित्व वाला याद आ जाए तो कितना एक उल्लास आएगा कि जब भी अब आत्मा शब्द आप कहीं भी सुनो, कहीं भी पढ़ो, जब भी आपको याद आए आत्मा, अब आत्मा याद ना आए, आत्मा यानी कौन? मैं। आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, ऐसा पक्के से याद आए, तब जाकर के आपकी अटैचमेंट होगी किसके साथ? मैंपना होगा किसके साथ? अपनापन होगा किसके साथ? अपने साथ। यानी जब भी लगे कि मेरे द्वारा ये हो रहा है, तो इस मेरे में भी आत्मा याद आनी चाहिए। और आत्मा याद आती याद आएगा कि आत्मा तो कुछ करती नहीं है, किसी ने मेरे लिए ये किया है। अब मेरे शब्द आए तो भी आत्मा याद आनी चाहिए, क्योंकि आपने मैं से नाता किसका कर दिया? मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान। अब मैं बोलो, मेरा बोलो, मुझे बोलो, मैंने लिए बोलो या मेरे द्वारा बोलो, हर जगह आपको आत्मा और ज्ञान के स्वरूप की एक फीलिंग आनी चाहिए। सिर्फ सुनने का तो लक्ष्य नहीं है ना हमारा, सिर्फ समझने का भी लक्ष्य नहीं है, एक फीलिंग आनी चाहिए, एक भाव भाषित होना चाहिए। यदि ये 6 पॉइंट सुन के, किसके 6 पॉइंट थे? ज्ञान के स्वरूप के। ज्ञान का स्वरूप यानी किसका स्वरूप? मेरा स्वरूप। मेरे स्वरूप के ये जो 5 पॉइंट जानने के बाद, 5 पॉइंट समझ आने के बाद, उसका प्रयोग कर लेने के बाद, यदि अब तक भी ऐसी फीलिंग नहीं आती हो कि मैं यानी आत्मा याद नहीं आ रहा हो, मेरा यानी आत्मा का याद न आता हो, मेरे द्वारा यानी आत्मा के द्वारा याद न आता हो, तो फिर हमें इन 6 पॉइंट को सुनकर के क्या फीलिंग आनी चाहिए, उसकी चेकिंग अभी आपकी होने वाली है। ये 6 पॉइंट सुनने के बाद, 6 पॉइंट बिल्कुल आपको याद है, भले ऊपर नीचे कभी हो जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई घबराहट मत रखना, परंतु ये 6 बातें स्वरूप के इर्द गिर्द वाली हैं, स्वरूप की ही हैं, मेरी ही हैं। परंतु ये 6 बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, प्रयोग करने के बाद, इतनी परावर्तना करने के बाद क्या फीलिंग आई है, फीलिंग की चेकिंग है।
जवाब तो आप बुद्धि से दे सकते हैं, लिखे हुए शब्दों से दे सकते हैं, उसकी महिमा नहीं है। उससे दे सकते हैं, उसकी महिमा नहीं। आपको फीलिंग क्या आ रही है, यानी ये 6 पॉइंट यदि आपने एकांत में बैठ के दोहराए होंगे, दोबारा सुने होंगे, किन्हीं ने नहीं भी सुने हो, न भी दोहराए हो, तो महाराज जी उनके लिए व्यवस्था करते यहाँ दोहराने की, तो तब भी तो दोहराए हैं उन्होंने। तो क्या फीलिंग आई आपको, क्या महसूस हुआ, उसके लिए 4 ऑप्शन हम बताते जाएंगे आपको। आप किस पे टिक मार्क लगाते हैं उस पे बहुत बड़ा रिजल्ट है, उसी से हम आज आगे जाने वाले हैं। 4 पॉइंट में से फीलिंग वाले कि ये 6 पॉइंट आत्मा के स्वरूप के सुनने, समझने, जानने, प्रयोग करने के बाद मुझे क्या फील हुआ, मुझे क्या महसूस हुआ। नंबर 1, क्या ऐसा महसूस हुआ कि बड़ी विचित्रता लगी, बड़ा अजीबपना लगा कि अरे ये क्या, ऐसा कैसा। मैं बिल्कुल प्रामाणिक रहना अपने प्रति, अपनी फीलिंग के प्रति, कि ऐसा कैसा मैं, जिसके अंदर कोई प्रवेश ही नहीं करता, कोई आपके घर में प्रवेश नहीं कर रहा है, आप कहीं जा नहीं रहे हो, कोई आपके घर में नहीं आ रहा है। इसी तरह कैसा अजीबपना तो नहीं लग रहा, ऐसा अटपटा मेरा स्वरूप, ऐसा विचित्र मेरा स्वरूप कि मैं कहीं जाता नहीं, कोई मेरे यहाँ आता नहीं, ऐसा विचित्र मेरा स्वरूप है। ऐसी विचित्रता वाली फीलिंग आई कि ये क्या जानना, और जिसे जान रहे हैं उसका मालिक भी मैं नहीं बन सकता, उसके ऊपर अधिकार भी मैं नहीं रह सकता। ऐसा कैसा विचित्र स्वरूप, ऐसा कैसा विचित्र मैं, ऐसा कैसा अटपटा मैं, ऐसी अजीब फीलिंग किसे आई है, विचित्रता वाली फीलिंग। अपने पास ही अभी जवाब रखना, अपने पास ही रखना जवाब, क्योंकि अभी ये नंबर 1 था। विचित्रता वाली, अटपटा वाली, या ऐसी अजीब फीलिंग आई हो कि ऐसा आत्मा का स्वरूप कैसा है, ना कोई प्रवेश करे, ना वो कहीं जा सके, जिसे जाने और उसके मालिक भी ना बन सको, तो मजा क्या आएगा। नंबर 2 की फीलिंग। नंबर 2 पे क्या ऐसा लगा, आश्चर्य लगा, ऐसा रहस्य सा लगा कि अरे इतना अचंभा सा, विस्मय सा लगा आपको कि अरे ऐसा मैं हूं, इतना रहस्य भरा मैं हूं। अब मैं यानी वही 6 पॉइंट स्वरूप वाले, जिसे किसी की जरूरत ही नहीं, ऐसा मैं हूं। जिसे संग की जरूरत ही नहीं, ऐसा असंग मैं हूं। सबके साथ रहता हूं फिर भी मैं अप्रभावित रहता हूं, ऐसा विस्मय हुआ, ऐसा आश्चर्य लगा कि ऐसा रहस्य भरा मैं। सोच लो, टाइम है आपके पास 5 सेकंड, उत्तर अपने पास रखना। लास्ट में उत्तर लेंगे हम आपसे, पर अभी अपने पास रखना। नंबर 2 की फीलिंग हो गई। नंबर 3 में कुछ ऐसा लगा कि थोड़ी उदासी आ गई। अरे ये क्या, मिरर नाउ की क्लास बहुत बोरिंग है, ये ऐसी बोरिंग है कि इसके अंदर तो आत्मा के अलावा कुछ बोला ही नहीं जाता, जानना ही जानना, एक ही काम, डिप्रेसिव सा लगता है कि अरे एक ही काम मैं कर सकूं, ऐसा मैं हूं कि जो कोई मौज मस्ती नहीं, खाना पीना, हंसना बोलना, कुछ नहीं मेरा काम, सिर्फ एक ही काम रह गया मेरे करने के लिए, ऐसा डिप्रेसिव सा लगा। ऐसी फीलिंग आई। ट्रू रहना अपने लिए, प्रामाणिक, बिल्कुल हमें खुश करने के लिए आप जवाब नहीं दे रहे, अपने लिए प्रामाणिकता। इसलिए अभी आंसर नहीं ले ले, जब 4 हो जाएंगे तब आंसर आएंगे। यानी नंबर 3 पे कि ऐसा कोई रंग बिरंगी इसका स्वरूप नहीं है, तो कोई ऐसा निराशा वाली, उदासीनता वाली, ऐसी कोई फीलिंग आई, ऐसा कुछ महसूस हुआ। ये 6 बातें कब खत्म होंगी, कब से चल रही है ये आत्मा का स्वरूप, ये कब खत्म होएगा, कब दूसरी तीसरी कोई मजेदार बात आएगी, कोई इंटरेस्टिंग बात आएगी जो अभी तक नहीं सुना, ऐसा आएगा जिसे सुन के मजा आ गया, ऐसा आ जाए। यानी निराशा आई, ऐसी फीलिंग आई। ये नंबर 3। अभी गर्दन मत हिलाना, अभी अंदर सोच लेना। नंबर 4 की फीलिंग है कि ये 6 बातें जानने के बाद, सुनने के बाद, प्रयोग करने के बाद, या इसे समझने के बाद आत्मा की महिमा आई।
ज्ञान की महिमा आई, मेरी महिमा आई कि अरे ऐसा मैं कि आज तक मैंने अनंत शरीरों को धारण किया कि नहीं किया? किया। अनंत शरीर को धारण किया, अनंत शरीर को छोड़ दिया, फिर भी शरीर का एक भी परमाणु मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ। ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा महिमावान मेरा स्वरूप। आज तक मैंने अपने आप को एक बार भी नहीं जाना, एक बार भी नहीं देखा, और फिर भी ये स्वरूप टिक कर रहा, फिर भी ये स्वरूप जैसा है वैसा ही रहा, फिर भी ये स्वरूप अशुद्ध नहीं हुआ, मलिन नहीं हुआ। इतने कर्म बंधे, इतने कर्म बांधते चले गए, फिर भी ये स्वरूप के अंदर एक कालिमा नहीं गई कर्म की। ऐसी महिमा आई आत्मा की, ऐसी महिमा आई आत्मा की कि ऐसी महिमा, ऐसा ये आत्मा, ऐसा मैं, ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। ये 6 पॉइंट जानने के बाद क्या ऐसा लगा कि सारे जगत से निराला मैं, सारे जगत से न्यारा मैं, सारे जगत को जान लूं और फिर भी मैं जानने रूपी टिक कर रहूं। ऐसा असंग में, ऐसा अप्रभावी में, यानी ऐसा अखंड में, ऐसी आत्मा की महिमा आई कि मैं सबसे न्यारा हूं, मैं सबसे निराला हूं, मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही जानने रूप टिके रहने वाला हूं। ऐसी महिमा आई। अब नंबर 1 के अंदर कौन है? हाँ जी शिल्पी। हाँ महाराज साहब, जब आपने शुरू में समझाना शुरू जब करा था, क्योंकि मैंने ये पहली बार सुना था, मैं बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में, तो जब पॉइंट नंबर 2 पे आए थे, जब आपने बताया आत्मा जिसे जानता है उसका उसमें प्रवेश नहीं होता, तो तब बहुत ही पहले स्टार्टिंग में अटपटा ही लगा था कि तो फिर हमें क्यों इतना पढ़ाया जाता है तो, और जिसके बारे में पढ़ाया जाता है वो मैं हूँ भी नहीं, और उसकी महिमा भी, मतलब उसका प्रवेश भी नहीं। तो तब समझ आया कि कितना कुछ पढ़ लो लिख लो, उस चीज का उसमें प्रवेश नहीं। वो शुरू में तब अटपटा लगा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे महिमा भी जानने में आई, वो प्रयोग के थ्रू जानने में आई। जब करे सर, तब लगा कि जैसे केमिस्ट्री में वो नोबल मेटल्स कर देते हैं ना कि they do not react with oxygen or acid, वो वैसा लगा कि ऐसा इतना नोबल मैं हूँ जो किसी रिएक्शन ही नहीं होता। बहुत अच्छा, क्योंकि शिल्पी तो अपने आप के लिए वैसे भी बहुत ट्रू है, और वो उसने साहस भी किया कि मुझे पहले नंबर पे पहली बार ऐसी वाली फीलिंग भी आई है, और औरों को भी आई होगी किसी को। अच्छा है। हाँ जी। और अभी तक तो हमने केवल ये सुना ही था कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, पढ़ा भी था, बहुत लोगों से सुना था कि शरीर और आत्मा अलग है, तो उसको अलग करने की कोशिश में लगे हुए थे। अभी तक स्वरूप का तो किसी ने बताया ही नहीं कि स्वरूप क्या होता है। तो ये जाना, तो जानने के बाद अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन बोरियत वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं है। 3rd पॉइंट जो आपने बताया कि बोरियत, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लगता है कि और चलती रहे क्लास और हम बैठे रहे ऐसे। बहुत सुंदर। मतलब कुल मिला के, हाँ जी, कुल मिला के हम ये समझ ले कि जिन्होंने नहीं बोला उनकी भी फीलिंग ऐसी हो सकती होगी कि उनको भी एक बार शिल्पी जैसी फीलिंग आई होगी, सबको एक बार आई होगी, परंतु फिर वापस से लहर बदल गई। यानी पहले चाहे अटपटा लगा, विचित्र लगा, अजीब लगा, परंतु वो वैसा ही लगता नहीं रहा, वो वैसा ही नहीं लगता रहा, वो सबसे बड़ी बात है। और पहली बार विचित्र लगना वो भी बिल्कुल सच्ची बात है, वो सच्ची बात है। विचित्र तो लगना ही चाहिए, अटपटा तो लगना ही चाहिए, तभी तो समझ आएगा, तभी तो आप उसके आगे के स्टेप तक जाओगे। परंतु वैसी ही फीलिंग में हमेशा नहीं रहना है, वैसी ही फीलिंग में हमेशा आप नहीं रहे हैं। और इसके अलावा किसी ने कुछ बोलना हो तो? महाराज साहब, अनिल। हाँ जी। हाँ नमस्कार महाराज साहब। हाँ जी। महाराज साहब, मैंने भी पहली बार ही सुना है, और मैं जैन धर्म से भी नहीं हूँ, मैं उसको बहुत ज्यादा शब्दों को इन सबको जानता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने
मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस बारे में, तो मैं पढ़ा भी है और दूसरे लोगों को भी मैंने सुना है। तो शुरू से जब से मैं सुन रहा हूँ मेरा इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि मेरे को आज के दिन का इस दिन का 3:30 से 4:30 का बहुत इंतजार रहता है। आज भी मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था, लेकिन मैंने उसको पोस्टपोन किया है कि मैं बाद में जाऊंगा। और मेरे को महाराज साहब इसमें बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा है। और डे 1 से मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट इसमें बना है। और महाराज साहब आपकी बहुत बहुत कृपा है जो मेरे ऊपर ये कोई करमफल का उदय ही है जो नहीं ऐसा है अनिल जी, तो आपकी रुचि है और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनकी रुचि है तभी वो टिके हुए हैं, वरना तो ये सुनना भी बहुत दुर्लभ है, मानना तो बहुत दूर की बात, सुनना ही ये बात सबसे नंबर पे दुर्लभ है। और आप लोगों ने उसे इतने अच्छे से सबने समझ ही लिया अनिल जी की फीलिंग को, तो सब जान ही गए हैं कि ऐसी अवस्था सिर्फ इंटरेस्ट से पकड़ा है चीज को। जिनको नहीं पता कि जानना क्या है, आत्मा क्या है, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है, जैनिज्म क्या है, कुछ नहीं पता है जिन्हें, तो भी ऐसा इंटरेस्ट मूल्यवान है। और आपके इस इंटरेस्ट की हम अनुमोदना करते हैं। और ये रुचि ही अध्यात्म की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है नहीं कोई ऐसे, यानी ये रुचि ही जो है ये महत्वपूर्ण है। अनिल जी की बात सुन के हम सबने रुचि के अंदर, रुचि का मतलब अंदर का जो इंटरेस्ट है अपने को जानने का, उसमें कदम बढ़ाना। भले आपको 6 पॉइंट नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, उसका भाव तो आपने पकड़ा। भले आपको उत्तर न देना है तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु आपने उसको समझा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको नंबर 1 और नंबर 3 वाली में तो मैं समझती हूँ शायद ही कोई होंगे, या होंगे तो भी बताएंगे नहीं शायद, क्योंकि वो टेंटेटिव होगी उनकी। अगर निराशा आई भी होगी किसी को तो बहुत टेम्पररी होगी और दोबारा से उन्होंने छलांग लगा ली होगी। ये तो कोई बात नहीं, हो तो अवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको नंबर 2 और नंबर 4 वाली फीलिंग में सततता रहती हो, नंबर 2 और नंबर 4 यानी आश्चर्य लगता हो, विस्मय आता हो, रहस्य सा लगता हो, महिमा आती हो, उल्लास जागता हो, प्रसन्नता आती हो। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो हमें कहते महाराज जी समझ आए कि न आए, पर जब आप बोलते और हम सुनते हैं तब हमें बहुत प्रसन्नता आती है और उनके चेहरे पे हम। एक बात मुझे और कहना था। अच्छा हाँ जी, कि मेरा जितना भी ये है इस सबका निमित्त जो है ना मेरी बहन है, बड़ी बहन उषा, हाँ है, और उसकी वजह से ही मुझे ये सब चीजें इसका जो है मेरे को ठीक बात है। हाँ उन्होंने ही उदय किया है। हाँ ठीक बात है, बहुत बहुत सुंदर बात है। यदि भाई बहन दोनों की लगनी ऐसी है तो बहुत ही सुंदर बात है। और इसलिए अगर ऐसी लगन है, रुचि है और उल्लास और महिमा है, प्रसन्नता आती है, लगन लगती है सुनने में, भले एक शब्द नहीं याद रहता। ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ सुन रहे हैं जो हमें कहते महाराज जी मुझे एक शब्द याद नहीं रहता, पर जितनी देर आप बोलते हैं हम सुनते हैं, बहुत उल्लास जागता है। इतना अच्छा लगता है कि जितना कोई 56 भोग खाने का जिसको आनंद न आता हो, लोग हमें ऐसे वर्ड्स देते हैं, ऐसा मुझे उस समय का आनंद आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बहुत बड़ा रिजल्ट है। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है कि ये निकट भवी सब जीव हैं। ये निकट भवी का मतलब बहुत जल्दी ये अपने लक्ष्य को पाने वाले जीव हैं, यानी इनके भीतर में ये आत्मविचार यानी ये जन्म जन्म की साधना है। चाहे वो अनिल जी हैं, चाहे इसमें जन्म से उनको वितरागवाणी नहीं मिली हो, परंतु ये जन्म जन्म की साधना है कि जब उनको मिली उन्होंने कहाँ से पकड़ लिया। देखो एबीसी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, एबीसी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां से सीधा उन्हें गहराई को पकड़ा। वो उनकी जन्म जन्म की साधना है। तो सबकी आपकी जन्म जन्म की साधना है, सभी निकट भवी हैं और सबको ऐसी बोधि, ऐसा सम्यक दर्शन निकट काल में होना होगा। तभी आप ये सुन रहे हो, तभी इतना विचार कर रहे हो, तभी इतना चिंतन कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे उल्लास से अब हम आगे चलते हैं। छठा पॉइंट जिसके अंदर हमें सिर्फ समझा है अभी हमने उसे शब्दों से, याद कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए छठे पॉइंट से। अब उसे हमें भाषित करना है।
क्योंकि ये जो क्लास है मिरर नाउ की, शब्दों की क्लास नहीं है, भाषित करने की क्लास है कि वो भाव मेरे भीतर में कैसे भाषित हो, कैसे अंदर में मुझे वो फीलिंग आए। तो छठा पॉइंट आपको याद ही आ गया है, और पिछली बार अपनी बात हुई थी कि आपने इसके अंदर लिस्ट बना के रखना है। अभी लिस्ट में आपकी सुनूंगी नहीं, लिस्ट बना के रखना है आपने। लिस्ट कौन सी बना के रखनी थी, उसी का हम सब मिलके चिंतन करने वाले हैं कि आंख जिसे जानती है उसकी मालिक बन जाती है या नहीं। 5 सेकंड आप चिंतन कर लीजिए। अब हम सब मिलके एक साथ चिंतन करने वाले हैं, एक साथ सभी है चिंतन में हमारे साथ कि हम किसके मालिक हैं, हमें ये चिंतन करना है। आज तक हम किसके मालिक बन बैठे हैं, क्यों बन बैठे हैं, किसके ऊपर अधिकार रख रहे, क्यों रख रहे हैं। ये भ्रम गलाने वाला ये पॉइंट अब हम भाषित करेंगे, अप्लाई करेंगे अपने ऊपर। हम रिलेट करेंगे इस पॉइंट को अपने साथ, और आपकी अपनी लिस्ट सारी खोल के रख लेना जिन्होंने बनाई होगी कि मैं किसका मालिक हूँ और किसी का मालिक हूँ या नहीं हूँ। यानी आज हम मालकियत हटाने वाले हैं, अधिकार हटाने वाले हैं। कहाँ से, जहाँ जहाँ जन्म जन्म से अधिकार जमाए हुए हैं, मालकियत जमाए हुए हैं, और बहुत दम नहीं लगाना पड़ेगा, समझ आने की ही सिर्फ इसमें बात है। तो चिंतन करेंगे कि जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता। ये तो डाइजेस्ट हो रहा सबको, ये सूत्र तो सबको समझ आ रहा है। अब हम इसका चिंतन कैसे करना उस पे चलते हैं। अब ये इतना बड़ा जगत है, इतना बड़ा संसार है, और इस संसार के अंदर मैं किसका मालिक हूँ वो हमने फाइंड आउट करना है। सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव भाषित करना है। सिर्फ शब्दों से तो आप उत्तर दे दोगे अभी 1 मिनट के अंदर, परंतु उसका भाव भाषित करना है कि इस जगत में मैं किसका मालिक हूँ। अब इस जगत को, इतने बड़े जगत को हम 5 चीज में समेट लेते हैं, 5 जगत बना लेते हैं। नंबर 1 का जगत है वस्तु जगत। अब जितनी भी वस्तुओं को आप जानते हैं और जितनी वस्तुओं को नहीं भी जानते हैं, ये आपको महाराज जी ने समझा ही दिया कि जिसे आप नहीं जानते उसके तो आप मालिक हो ना, नंदिता जी। जिसे हम नहीं जानते हैं, अगर हम अपने को जानते हैं तब तो हाँ, मैं स्वयं का, हाँ, वो तो आप मालिक हो ही हो आपने, बिल्कुल ठीक है। यानी जिसे हम नहीं जानते, हाँ, किसी को भी हम जानते हैं हम मालिक नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो जितना भी वस्तु जगत है, चाहे आपका इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, अगले जन्मों का होने वाला है, जो भी आपका वस्तु जगत है, जो भी जानने में आता है, उस जगत का मैं मालिक नहीं हूँ, ये भाषित करना है, निर्णय करना है, अधिकार छोड़ने हैं, मालकियत हटानी है। और मालकियत हटाने के लिए छोटा सा सूत्र है। क्या है सूत्र? कि मैं इसे जानता हूँ और जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हूँ बाहर की दुनिया में। यानी जितनी वस्तुएं हैं, एक भी वस्तु का मैं मालिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं वस्तु को जानता हूँ। छोड़ दिया आपने अधिकार इतने मात्र से। भाषित तो करो, भाव तो भाव कि वो दिन आए कि ये मुझे याद रहे जब मैं ये मुख से शब्द निकालूं कि ये मेरी चीज है। अब मेरी बोलते ही व्यवहार से तो मेरी बोलोगे, परंतु भाषित क्या करोगे? मेरी यानी आत्मा की। अभी तो हमने पक्का किया था, मैं, मेरी, मुझको, मैंने, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मेरे वास्ते, ये सब में आत्मा आना चाहिए। भले बोलने में आ जाए, बोलने में आ जाए ये मेरी वस्तु है, परंतु बैक ऑफ द माइंड एकदम से अंदर में इतना क्लियर पिक्चर रहना चाहिए स्वरूप का कि मैं इसका मालिक तो हूं नहीं, सिर्फ व्यवस्था से मैंने बोल दिया, व्यवस्था से मैंने बोल दिया ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। वो तो बोलना ही होगा, वो तो व्यवस्था तो व्यवहार से ही चलेगी, कथन तो व्यवहार से ही होगा, परंतु स्वरूप जो है वो भाषित करना है अंदर में। तो पूरे वस्तु जगत का, किसी भी वस्तु जगत का, एक छोटी सी सुई से लेकर के चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कोई वस्तु हो,
एक भी वस्तु का मैं मालिक नहीं हूं, और क्यों नहीं हूं ये भी पता लग गया। नंबर 2, जगत, व्यक्ति जगत। वस्तुएं तो छोड़ना इजी है, वस्तुओं का अधिकार छोड़ना इजी है, मालकियत छोड़ना इजी है, क्योंकि आपको पता है मैं 2-4 वस्तुओं में भी जी सकता हूँ, कोई बात नहीं, उसका भी मैं मालिक नहीं, मैं मान लूंगा। परंतु जो व्यक्ति जगत है, संबंध जो है, बिना वस्तु के तो मैं जी लूंगा, पर कोई तो मेरा हो, कोई तो मेरा हो, कोई तो मुझे कहे कि मैं तेरा हूं या मैं तुझे चाहता हूं, आदि आदि। यानी व्यक्ति जगत पे मेरापन, यानी उसे मैं जानता हूं ना, व्यक्ति को मैं जानता हूं, और स्वरूप मेरा क्या कह रहा है, जिसे मैं जानता हूं उसका मैं मालिक नहीं हूं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि संबंधों को छुड़वा रहे, ऐसा नहीं, व्यक्ति के साथ नहीं जीना ये नहीं हम कह रहे, वस्तु के साथ नहीं जीना ये भी हम नहीं कह रहे, परंतु उसकी मालकियत को छोड़ना है। और मालकियत को किसके बल पे छोड़ना है? स्वरूप के बल पे छोड़ना है, कि ये वस्तु जगत भी मेरा नहीं, मेरे अधिकार का नहीं, और मेरापन इसके अंदर नहीं, मेरा कर्तृत्व इसके अंदर चलता नहीं। कर्तृत्व यानी मेरे करने से ये चीज नहीं आई है, मेरे सुरक्षा करने से ये सारे गहने और हीरे संभले हुए हैं, ऐसा नहीं है। यानी मेरा कर्तृत्व उसमें नहीं चलता। अधिकार, कर्तृत्व, ममत्व भाव, मेरापन, ये सब मालकियत से जुड़े हुए हैं। तो वस्तु जगत भाषित करना इसे, कि कोई भी व्यक्ति के साथ, जितने व्यक्तियों के साथ आप जीते हैं अवश्य जीना है, परंतु मालकियत नहीं, वो मेरापन या अधिकार या कर्तृत्व नहीं। यानी वस्तु जगत तो मेरा नहीं सो नहीं, पर व्यक्ति जगत भी मेरा नहीं। नंबर 3, निर्णय कर रहे, भाषित कर रहे अंदर में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, अगर हाँ बोलते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 3, शरीर जगत। अब ये 2 जगत तो मोटे जगत है, अब हम सूक्ष्म में आ रहे। शरीर जगत, शरीर जगत में कौन कौन आएगा आपको पता है? शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, फिर वचन है, नाम है, ये सारा शरीर जगत है। शरीर को भी मैं जानता हूं, शरीर को भी मैं जानता हूं, तो शरीर का अधिकार या शरीर पर अधिकार मेरा नहीं है, मालकियत मेरी नहीं है। यानी 24 घंटे तो शरीर को ही जान रहे हैं, 24 घंटे शरीर ही जानने में आ रहा है, शरीर जगत ही जानने में आ रहा है। तो ये शरीर जगत पे भी मेरा अधिकार नहीं है। आप देखिए, यदि ऐसा भाषित हो रहा होगा तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी। ये शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, इस शरीर का रंग अब काला हो रहा है, आदि आदि, अरे इस पे मेरा अधिकार ही नहीं है, मालकियत ही नहीं है। और इसलिए शरीर को किस लिए नहीं है? क्योंकि शरीर को जानता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता हूँ, जिससे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता हूँ। शरीर को जानता हूँ, इंद्रियों को जानता हूँ, मन को जानता हूँ, नाम को जानता हूँ, नाम को भी जानती ही है, नाम के अधिकारी हम नहीं हैं। कर्तृत्व का बोझा नाम का भी ढोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी हम क्या कर रहे हैं? जान ही रहे हैं। यानी ये पूरा की पूरा शरीर जगत से मालकियत हट जाए। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच के देखो कि वस्तु जगत से भी आपने अधिकार हटा दिया, थोड़ी देर के लिए तो करके देखो, और आपने व्यक्ति जगत से भी और शरीर का जगत और सूक्ष्म जाएंगे, 2 जगत और बहुत सूक्ष्म है, जिसके अंदर अधिकार छोड़ने के लिए क्या करना होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। चौथा जगत है कर्म जगत, राग, द्वेष, विकार। अब इसको दूसरे के थोड़ी बोलोगे, ये दूसरे की मालकियत के तो नहीं है। आप कहेंगे मैंने ही तो किए राग द्वेष, मैं ही तो इस राग द्वेष का मालिक हूँ, ये मेरे ही तो कर्म हैं, इस पे तो मालकियत रखनी पड़ेगी कि नहीं? रखोगे कि नहीं फाल्गुनी? ज्यादा है, हाँ,
जाना है, यानी कर्म को भी आप जान रहे हो। जिसको मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हूँ, उसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, उसके कर्तृत्व का बोझा ढोके नहीं मुझे चलना है, उसमें मेरापन नहीं करना है। फिर कर्म क्या, पुण्य कर्म भी है, फिर पुण्य कर्म से जो मिला वो भी है, जो पुण्य कर्म आदि है उसमें अपनापन भी है। तो वो सब भी, उस सबसे अधिकार हटे। आप देखिए आप कितने हल्के होते जा रहे। आपने कह तो दिया ना अभी हमें कि ये वस्तु जगत मेरे अधिकार का नहीं, व्यक्ति जगत नहीं, शरीर जगत नहीं, कर्म जगत। कितनी बड़ी हिम्मत करी है आपने। ये कर्मों को भी मैं जानता हूँ, इसलिए इसके ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं है। ये गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आया, ये मेरा गुस्सा है कि नहीं है संदीप? नहीं है महाराज, नहीं है। क्यों? क्योंकि गुस्से को मैंने क्या किया है, जाना है। और फिर अप्लाई करना स्वरूप। सिर्फ एक वाक्य में स्वरूप रट लेने से भाषित नहीं होता, ये भाषित करने का चिंतन है। यानी ये भाषित होना चाहिए कि जिसे मैं जानता हूँ उसके ऊपर मेरी मालकियत नहीं है, मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, कर्मों पे भी मेरा अधिकार नहीं है। यदि कर्मों पे अधिकार होता तो आपके अकॉर्डिंग कर्म चलते। आप रोज सोचते आज गुस्सा नहीं करेंगे तो कौन मानता है? ये कर्म आपकी मानता है? नहीं। यानी उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, जिसे आप जानते हो। और सबसे सूक्ष्म जगत जिसके ऊपर तो लगेगा कि इसके ऊपर तो मेरा ही अधिकार है, और वो जगत है, समझ ही गए, वो जगत है भाव जगत। भाव जगत, भाव जगत पे अधिकार है या नहीं? अलका जी बताओ। भाव जगत पे भी मेरा अधिकार नहीं। क्योंकि उसे मैं जानता हूँ, जानता हूँ। और जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं होता हूँ। बहुत सुंदर। यानी जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हूँ। भावों पे मेरा अधिकार नहीं। आज तो सुबह से सोचा था अच्छे अच्छे भाव आने चाहिए, क्यों नहीं आए? आज सुबह से सोचा था बुरा भाव हट जाना चाहिए, क्यों नहीं हटा? क्योंकि भावों का मैं मालिक नहीं हूँ। क्योंकि भावों को मैंने क्या किया है, जाना है। यानी पूरे जगत से, ये 14 राजू लोक का जितना बड़ा ये जगत है, उस पूरे जगत से अपने आप को हमने न्यारा कर लिया, अपने आप को निराला कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया कि वस्तु जगत पे मेरा अधिकार नहीं, व्यक्ति जगत पे नहीं, शरीर जगत पर नहीं, कर्म जगत पर नहीं, भाव जगत पर नहीं, जो मिला उस पर नहीं, पर जो नहीं मिला उसकी तो इच्छा पर मालकियत है या नहीं? नहीं है। चाहे वो कर्म का उदय है, जो शिल्पी ने बोला था, चाहे वो कर्म का उदय, पर उस पर अधिकार कहाँ है? वो भी तो जानने में ही आ रहा है, वो भी जानने में ही आ रहा है। और जो भी जानने में आ रहा है, मेरा तो एक ही तो काम है, इसलिए किस पे अधिकार करेंगे, किस पे मालकियत रखेंगे? यानी यदि आप सोच के देखो कि मेरा अधिकार, मेरी मालकियत किसी पर भी नहीं है। अब आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल अंदर की गहराई में जाके चिंतन करके देखो इस बात का, और फिर क्या फीलिंग आती है वो महसूस करो। चिंतन ये करना है कि जब ये 5 जगत पे मेरा कोई अधिकार नहीं, 5 जगत को एक बार भाषित कर लो, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, इसका मतलब बहुत स्पष्ट हो गया कि इस जगत का, अब ध्यान से ये लाइन सुनना, फिर अपनी फीलिंग बताना, इस जगत का एक भी परमाणु, इस जगत का एक भी परमाणु मेरा नहीं है। इस जगत का एक भी परमाणु मेरा नहीं है। ये जानने के बाद, ये चिंतन करने के बाद कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है कि अरे कोई भी मेरा नहीं, ऐसा अपूर्ण मैं, ऐसा बेचारा मैं, ऐसा असहाय मैं कि मेरा कोई भी नहीं। स्टिलनेस की फीलिंग महाराज जी,
स्टिलनेस की फीलिंग आ गई नंदिता जी को, तो बहुत सुंदर। यानी एक भी परमाणु मेरा नहीं यहाँ पे। महाराज जी मैं पूर्ण हूँ, बिल्कुल परिपूर्ण। सुनीता जी पूर्ण नहीं, परिपूर्ण हो आप परिपूर्ण हो, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी शिल्पी, हाँ हल्कापन लगता है, हल्कापन लग रहा है, हाँ बहुत सुंदर। किसने बोला ये हल्कापन? शिल्पी? अच्छा नीलम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल। यानी सो सत्ता में रहकर सो सत्ता का ही उपभोग करो, बहुत सुंदर। यानी हल्कापन लगा, यानी आपको निर्भर अवस्था लगी इसमें। किसी को ये बोझा तो नहीं आया? सबकी एक बार शक्ल तो देख ले, जितनी शक्लें दिख रही है उनके कोई बोझा तो नहीं आ रहा भाई? कनिका, पारुल जी ऐसा लगता है कि ये सोच के कि हमारा किसी भी अधिक, पहले तो थोड़ी सी मायूसी आती है, मैं लगता है कि मतलब फ्रीडम है इसमें और हम पूरी लाइफ अपनी जी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगर कनिका ने ये बोल दिया तो मुझे लगता है मुझे और किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं संदीप भाई से पूछ लेती हूँ। प्रणाम मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी आपने इससे पहले कहा सारी चीज नहीं वाली, छूटने वाली है। बहुत सुंदर, बस। हाँ जी रेणु जी कुछ कह रहे थे? महाराज जी जब एक भी परमाणु पर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं सिर्फ मैं ही बचा, बस तो मेरा ध्यान स्वतः ही की ओर आ जाता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यानी सब जगह से आपका ज्ञान का उपयोग हटके कहाँ आ गया? अपनी तरफ आ गया। यही तो साधना का सूत्र है। मैं ही बचा, एक नहीं बचा। देखिए ये तो अभी बाहर में कुछ भी नहीं, तो किसी से कोई उम्मीद, कहीं से कुछ मिलना है, अपेक्षा खत्म हो गई, अपेक्षा खत्म हो गई। शेक्सपियर ने एक बहुत सुंदर कहते हैं ड्रामा लिखा है। वो लिखते थे, नाटक लिखते थे, और उन्होंने एक लिखा है जिसमें एक इस नाटक के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर है, ओनली वन, और नाटक लिखा है। उसका नाटक का नाम है घोड़ा, द हॉर्स। इसके ऊपर उन्होंने इतनी सुंदर अपनी संवेदना बताई, इतना सुंदर सत्य बताया, सत्य को पेश करने का कितना सुंदर तरीका उन्होंने ढूंढा। और उन्होंने इस नाटक के अंदर लिखा है कि एक घोड़ा है और वो घोड़ा स्टेज के ऊपर आकर के सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहता है, एक नम्र निवेदन करना चाहता है। और उस निवेदन के अंदर उस घोड़े ने इतनी सुंदर अपनी मन की फीलिंग बताई कि मेरा मालिक जो है वो बहुत बढ़िया है, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखता है, सब संभालता है मुझे हर तरह से, लेकिन मुझे केवल जो है उसके साथ एक बात को लेकर के मेरी उसके साथ टकराहट है, मेरा उसका मत नहीं मिलता। वो केवल एक बात को लेकर के है, और वो बात ये है कि मेरा मालिक जो है वो जब भी कोई घर में आता है, कोई गेस्ट घर में आता है, उस समय वो मालिक मेरी बहुत तारीफ करता है। उस मालिक की तारीफें इतनी सुनता हूँ मैं, यानी बहुत तारीफ करता है, लेकिन फिर भी मुझे जो है उससे असंतुष्टि है, उस मालिक से असंतुष्टि है, क्योंकि मालिक बार बार जो है उस गेस्ट को ये बात जताता है कि घोड़ा मेरा है, ये घोड़ा मेरा है। बार बार ये बात जताने से मेरे मन के अंदर खलबली मच जाती है, मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं अशांत हो जाता हूँ, क्योंकि मालिक मेरा इस्तेमाल करे उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालिक इस्तेमाल करे मुझे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी दिक्कत वहाँ है कि वो बार बार सबको कहता है मेरा घोड़ा है, ये मेरा घोड़ा है। अरे इसमें मेरापन क्यों जोड़ रहा है? घोड़ा है इतना बोले, मेरा घोड़ा, यानी ये ऐसा बोल करके मेरे अंदर अशांति महसूस होती है कि जिसके मैं उपयोग में आता हूँ वो व्यक्ति यदि मुझे मेरा मालिक जो है मालिक बनकर के ये बार बार कहे मेरा घोड़ा, तो घोड़े की वेदना ये थी कि मेरा कह करके ये व्यक्ति मुझसे जुड़ता क्यों है,
ये केवल इस्तेमाल करे, लेकिन उसके साथ जो है मेरेपन का लेबल जो लगाता है, और उस लेबल से उसे अंदर एक अशांति महसूस हुई, और उसकी पीड़ा ये थी जो उसे सभी दर्शकों के सामने रखी। और आपने इसके पीछे शेक्सपियर के भाव पकड़ लिए होंगे। जो पॉइंट नंबर 6 हमारा कह रहा है, जो पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि जिसको मैं जानता हूँ, जो वस्तु मेरे घर में है, जो व्यक्ति मेरे घर में हैं, जो मेरे काम में आते हैं, जो लोग जो हैं मेरी प्रशंसा करते हैं या जो लोग मेरी निंदा करते हैं, उन सबका किसी का भी मैं मालिक नहीं होता हूँ। ऐसी इंस्पिरेशन उस शेक्सपियर ने एक नाटक लिख करके दी है। अब आप देखिए, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन जो हम वितराग वाणी से ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि आपको आश्चर्य हुआ, महिमा जागी इस आत्मा के स्वरूप को जानने, मानने, समझने और प्रयोग करने के ढलान में, ढांचे में ढलने के लिए आपने इतने एफर्ट्स जगाए। तो कहने का अभिप्राय कि ये बात सच है कि यदि कोई मेरे जानने में आता है पुण्य के उदय से, यदि कोई मेरे घर में मेरी वस्तुएं पड़ी हैं तो पुण्य के उदय से है। उसको केवल जानो कि है, ये मोबाइल पड़ा है, लेकिन घर की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन किसके कारण है? उदय से, उदय काल से ये वस्तुएं आसपास हैं, लेकिन उसके आसपास हो जाने से मैं उसका मालिक कतई नहीं हुआ हूँ। मैं उसका मालिक हो सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक परमाणु मात्र भी जो है वो मैं मालिक नहीं हो सकता हूँ। तो अनंत परमाणुओं से बना ये शरीर, अनंत परमाणुओं से बनी ये सारी वस्तुएं, उसका कैसे मैं मालिक हो सकता हूँ? तो इसके ऊपर चिंतन मनन करे, विचार करे, तो आपको निश्चित ही आगे का मार्ग भी दिखाई देगा। अब इन 6 पॉइंट्स पे, ये जो छठा पॉइंट है, इसकी प्रैक्टिस, इसका प्रयोग करना है। और क्या फीलिंग आती? अभी तो सब प्रभावित थे ना इन सब बातों से, फिर जब आप अपने घर में होंगे, जब किसी कार्य में होंगे, और फिर आपको याद आएगा जब मैं, मेरा, मुझे, मेरे द्वारा, या जिसे मैंने जाना उसका मैं मालिक नहीं होता, उस समय यदि बेचारे की फीलिंग आ रही हो, असहाय की फीलिंग आ रही हो, अपूर्णता की फीलिंग आ रही हो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि जो हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, ये जो हम मालकियत जगाते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य रहा हुआ है। और ये जो स्वरूप है, 6 पॉइंट से जो हमने स्वरूप जाना है, इस स्वरूप का अब हम सार निकालने वाले हैं और फिर शिखर पॉइंट पे जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद वेद विज्ञान की साधना प्रारंभ होने वाली है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम 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 शुद्धात्मा।